हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। देखिए, कल हमने शुरू करता मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर इन सराउंडिंग्स का पहला लेक्चर हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज उसे पहले वॉच कर लीजिए। मैं एक यूट्यूब में बटन होता है ऊपर आई बटन, देखे ना, वहां पर भी लगा दूंगा और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और लिंक आपके पास पहले से भी होगा, तो आप जाके वहां से पहले उस क्लास को वॉच करिए, फिर कंटिन्यू करिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो पहले उसे प्लीज वॉच करिए। फिर हम चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। कल मैंने उसमें कराया क्या था, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके डिविजन्स कराए थे, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर उसके बाद मैंने मेल्टिंग बताई थी, बॉइलिंग बताई थी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो हमारा सबसे पहले मेल्टिंग है। देखिए, मेल्टिंग मैंने आपको बताया था क्या होता है। मेल्टिंग इट इज ए प्रोसेस ऑफ जहां पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और बॉइलिंग में क्या होता है जहां पर लिक्विड से लेकर गैस को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बात आती है फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो वही हम कहेंगे द टेम्परेचर एट विच। तो हम टेम्परेचर की बात करेंगे, इसीलिए कल पहले लेक्चर में मैंने टेम्परेचर स्केल्स के बारे में बताया था। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच गिवन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। तो हम क्या बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट को, द टेम्परेचर एट विच given solid converts into liquid। तो वो हमारा क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और सेम या तो हम कह सकते थे टेम्परेचर एट विच मेल्टिंग स्टार्ट्स, जहां पर टेम्परेचर की जहां पर मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, द टेम्परेचर एट विच मेल्टिंग स्टार्ट्स। ये भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो सेम द टेम्परेचर एट विच द बॉइलिंग स्टार्ट्स। तो हम क्या बोलेंगे, द टेम्परेचर एट विच द बॉइलिंग स्टार्ट्स, सेम वही रहेगा। और यहाँ क्या लिख देंगे, बॉइलिंग स्टार्ट्स हो रही है, जहां पर वो हमारा क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया व्हाट इज मेल्टिंग, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें हम मेल्टिंग सॉलिड को कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। तो और जिस पॉइंट पे होता है, जिस टेम्परेचर पे होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और सिमिलरली बॉइलिंग वही द टेम्परेचर एट विच, उस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग स्टार्ट्स होती है। क्लियर। अब हम देखते हैं आगे। देखिए यहां देखो मैंने लिखा बॉइलिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया बॉइलिंग। और हम यहाँ देखते हैं इवेपोरेशन। आपके सिलेबस में है ये कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा। तो बॉइलिंग तो मैं आपको बता चुका, वही सेम चीज यहाँ पर। ठीक है, तो बॉइलिंग क्या हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। ये तो हमें पता चल गया भाई। फिर इवेपोरेशन क्या होता है। तो इवेपोरेशन भी होता तो यही है, लिक्विड से गैस होने की प्रक्रिया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आया। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या फिर एट बॉइलिंग पॉइंट पर, उसको तो हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। ठीक है, जिसपे वो बॉइल होता है एट बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। बहुत अच्छा एग्जांपल देख लीजिए, चाहे पानी को आप देखिए किसी ग्राउंड में होता है, चाहे सर्दी चाहे गर्मी, वो इवेपोरेट धीरे धीरे सूख जाता है ना, तो वो क्या होता है, इवेपोरेशन है। वो पानी गैस में कन्वर्ट होती है, वाटर वेपर्स में, किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है, तो वो इवेपोरेशन होता है। और बॉइलिंग क्या होता है, सिर्फ जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो उसे हीट दे रहे हैं, हम बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, फिर वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर्स में। तो ये आपको क्लियर हो गया कि बॉइलिंग क्या है और इवेपोरेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। एक और मेन पॉइंट, जो हमारा बॉइलिंग होता है, जैसे हमने लिया, सपोज करो हमने यहाँ कंटेनर लिया और उसको हमने बर्निंग करी। ठीक है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स थे, एक मॉलिक्यूल यहाँ ऐसा हर जगह वाटर। तो अब जब बॉइलिंग हुई तो कोई भी पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल, अंदर वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल बाहर जा सकता है, मतलब बॉइल हो सकता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये तो हो गया बॉइलिंग। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है,
अब सपोज करें हमने इवेपोरेशन किया, इसमें भी, अब इसमें हीट तो हमने देनी नहीं है, तो क्या हुआ, सिर्फ इसमें ये जो पार्टिकल्स हैं, दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, तो चलो हम इसको थोड़ा, और ये सरफेस के पार्टिकल्स हो गए सॉरी, सरफेस के पार्टिकल्स हो गए। तो ये इवेपोरेशन में क्या होता है, सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, क्योंकि इसमें सिर्फ सरफेस के पार्टिकल ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज समझ में आए कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में सबसे पहले तो बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। उसके बाद बॉइलिंग में कोई भी पार्टिकल आ सकता है, एनी पार्टिकल, बट इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस के पार्टिकल आएंगे, इसीलिए हम बोलते हैं इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। ठीक है, अब बात आती है कि जब सरफेस फिनोमिना है तो सरफेस के पार्टिकल्स को भाई वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हीट तो चाहिए होगी, तो हीट कहां से आएगी, तो वो हीट कहां से लेता है, अंदर से ले लेता है। ठीक है, अंदर से जो इसकी कंजर्व हीट होगी। अब हम यहाँ पानी रखते हैं, वो जब इवेपोरेट होता है, इस पे रखा हमने, तो हमें ठंडा क्यों लगता है, रीजन में उसको, वो सरफेस फिनोमिना उस सरफेस पे है, उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए होंगे, एनर्जी चाहिए होगी, और एनर्जी के लिए क्या मतलब हीट चाहिए होगी बेसिकली, तो वो हमारी बॉडी से हीट ले रहा है, तो इसका वजह से क्या हुआ, वो हमें ठंड महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन कॉजेस, तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। आपकी बुक्स में भी है ये, कूलिंग इफेक्ट क्यों आता है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया हमारा, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉइल होगा, और इसमें कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये सरफेस फिनोमिना है, एक एनी टेम्परेचर पे होगा, और इवेपोरेशन की वजह से ही कूलिंग होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, या फिर इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अब आप फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। तो अब देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या करना है हमें। अब आपने पढ़ा अभी तक कि बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बाद बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स विच अफेक्ट द इवेपोरेशन, फैक्टर्स विच अफेक्ट इवेपोरेशन। ठीक है ना, तो अब देखिए फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन, या फिर द फैक्टर्स ऑन विच द इवेपोरेशन डिपेंड्स। बात एक ही है, आपकी बुकों में जो भी होगा देखिएगा। सबसे पहला देखिए, आप ये देखते हो कि आपने अगर कपड़े डाले सूखने के लिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, तो कपड़े किस में जल्दी सूखते हैं, गर्मियों में। वेरी गुड, तो गर्मियों में जब सूखते हैं तो इसका मतलब गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा आता है, तो टेम्परेचर क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया जिसकी वजह से इवेपोरेशन बढ़ता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट टाइम ये लिख दिया यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन पूरा, आगे से मैं क्या लिखूंगा, ROE। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, when temperature increases rate of evaporation also increases। दूसरी बात, अब हम देखते हैं कि मान लो कोई बच्चा था, उसने कपड़े धोए और उसने फैलाए नहीं, मतलब ढंग से नहीं डाले, ऐसे डाल के रख दिए, बट तो क्या वो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे ना। तो क्या होगा कि इसका मतलब उसका सरफेस एरिया नहीं बढ़ा। ठीक है ना, तो अब आपने देखा होगा अगर पानी एक छोटे से होल में है तो कम जल्दी सूखता है, लेकिन अगर बड़े से ग्राउंड में है तो जल्दी सूख जाता है। तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ गया। हम ये कहेंगे सरफेस एरिया इंक्रीजेस
रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन दो चीजों पे, पहली बात तो बढ़ रहा है टेम्परेचर पे और सरफेस एरिया पे। क्लियर होगी चीज। अब तीसरी चीज, सपोज करो कि एक दिन एक रेनी डे था और एक विंडी डे था। ठीक है, रेनी डे था मतलब जब बारिश हो रही थी, एक दिन बहुत हवा चल रही थी। तो कपड़े किस दिन जल्दी सूखेंगे? विंडी डे में। कैसे? क्योंकि क्या होता है, जब हवा चलती है, जब विंड ब्लो करती है तो पार्टिकल्स को वो अपने साथ उड़ा के ले जाती है। तो क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ले जाएगी। तो इसलिए क्या कहेंगे हम कि विंड अगर होगी तो विंड की स्पीड ज्यादा होगी अगर, तो विंड स्पीड इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ऐसे क्लियर नहीं समझ में आया तो देखिए, वैसे आप लोग कहेंगे कि बारिश हुई तो कपड़े गीले रहेंगे। अब देखिए, एक दिन नॉर्मल डे था और एक दिन हवा भी चल रही थी बहुत तेजी से, तो उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं, बिकॉज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस विद द विंड स्पीड। ठीक है ना। लास्ट ये तो आपने देख लिया कि बढ़ रहे हैं। अब हम एक चीज समझते हैं कि अगर मान लो आपके पास पहले से ही वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो क्या फिर वहां वाटर कंटेंट जाएगा दोबारा? चीज यही सेम चीज यहां पर देखिए कि अगर आपके एटमॉस्फेयर में पहले से ही बहुत ज्यादा वाटर है, मतलब ह्यूमिडिटी है, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा कि तीनों में हमारा इंक्रीज होता है लेकिन ह्यूमिडिटी के साथ डिक्रीज होता है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार दोबारा समझिए इस हिसाब से। मान लीजिए कि किसी एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपए थे, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो अब मैंने उसे कहा भाई कि दुकान से मेरे लिए 5 रुपए का बिस्कुट ले आ, मैं तुझे 2 रुपए दूंगा। तो क्या वो जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो वही चीज यही है कि एटमॉस्फेयर में पहले से ही वाटर कंटेंट है, तो वो क्यों जाएगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन क्यों होगा वहां पर? ठीक है ना। तो इवेपोरेशन होगा नहीं, डिक्रीज और हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी जब होती है तो रेट ऑफ ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन डिक्रीज। इसीलिए जब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है उस दिन क्लोथ्स हमारे जल्दी नहीं सूखते। रीजन बीइंग रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये चारों चीजें क्लियर होगी। फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। ठीक है, तो आपको ह्यूमिडिटी क्लियर होना चाहिए। क्या है? ह्यूमिडिटी इज द वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। मैं लिख देता हूं दोबारा यहां, वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। ठीक है, अब देखिए ये आपको क्लियर हो गया। अब आपके चीज जो है आपको पता होनी चाहिए कुछ चीजें, और आपके बुक्स में भी होगी कि सबसे पहली बात, वाई वी वियर कॉटन क्लोथ्स। बुक में भी हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं अपनी बुकों में, सॉरी अपने उसमें शरीर पर हम कॉटन के क्लोथ्स पहनना प्रेफर क्यों करते हैं, ये कह सकते हैं। वाई डू वी प्रेफर कॉटन क्लोथ्स रेदर देन सिलिकन क्लोथ्स और द नायलन क्लोथ्स। ठीक है, तो होता क्या है हमारे पास कि कॉटन क्लोथ्स में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा होता है। तो जब हमारे शरीर से पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो हमें क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट आएगा। दैट्स वाई वी वियर द कॉटन क्लोथ्स। पहली बात, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, इवेपोरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। दूसरी बात आपके बुक में दूसरा होगा कि अर्थन पॉट्स में पानी ठंडा क्यों होता है। अर्थन पॉट मतलब मिट्टी के घड़े। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। जैसे मान लो मैंने ये अर्थन पॉट्स बनाया, ठीक है, एक था, इसमें छोटे 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 ऐसे होल्स होते हैं। तो इससे वाटर बाहर आने की कोशिश करता है और वो इवेपोरेट होता रहता है। तो जैसे जैसे वो बाहर आएगा, इवेपोरेट होगा, तो यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो इस वजह से पानी वहां ठंडा रहता है। तो कूलिंग इफेक्ट किसकी वजह से आएगा? अर्थन पॉट्स में पानी क्यों ठंडा रहता है? बिकॉज दे हैव द होल्स एंड फ्रॉम विच वाटर कंटिन्यूसली स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग एंड कॉजेज द कूलिंग इफेक्ट। तो इसका मतलब उस होल्स की वजह से वाटर इवेपोरेट होता रहेगा। ठीक है, वाटर क्या होगा हमारा?
इवेपोरेट होता रहेगा और कूलिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, क्लियर होगी चीज, कूलिंग इफेक्ट। अब देखिए आगे लास्ट आपका एक और होना चाहिए इसमें, कॉटन क्लोथ्स हो गए, अर्थन पॉट्स हो गया। ठीक है, एक हमारा और है आपकी बुक में, हाँ एक जो टॉपिक रह गए, ये देखिए आपने चिल्ड जब बोतल निकालते हो आप फ्रिज से, तो आपके पास ये थोड़ा रिवर्स है, ध्यान से समझिएगा। जब आप चिल्ड बोतल निकालते हो अपने फ्रिज से या फिर बहुत ज्यादा आइस क्यूब से होते हैं, तो किसी भी कंटेनर में रखा है तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ के हैं, अंदर के हैं कि बाहर के हैं, मतलब एटमॉस्फेयर से लिए गए कि वो जो पानी था वही है। इसको ध्यान से समझिए, रिवर्सिंग प्रोसेस है एक तरह से। ठीक है, हम कह सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन चिल्ड बोतल। सपोज करो मैंने एक बोतल बनाई ऐसे, यहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं धीरे धीरे जब चिल्ड होती है। तो वो किसकी वजह से, जब वाटर बहुत ज्यादा चिल्ड होता है, ठंडा होता है, तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर के वाटर ड्रॉपलेट्स को, जो मतलब वाटर वेपर्स कहाँ थे, एटमॉस्फेयर में, यहाँ उसको वापस लेके आता है और कंडेंस कर देता है। मैंने कंडेंसेशन कराया था ना, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस, तो कंडेंसेट कर देगा, इसे क्या कर देगा, कंडेंसेट। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ के होते हैं, सराउंडिंग्स के होते हैं। तो आपके दिमाग में अगर ये मिसकंसेप्शन है तो इसको रिमूव कर लीजिए तुरंत कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ के होते हैं, सराउंडिंग्स के होते हैं। वेरी गुड। तो सराउंडिंग्स के वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो वाटर की बोटल्स पे क्या होता है, कंडेंसेट हो जाते हैं। क्लियर हो गई चीज, ठीक है। और कुछ आपके सिलेबस में रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ, फिर मैं करा देता हूँ। अच्छा जी, कह रहे हैं सर लेटेंट हीट और करा दीजिए। ठीक है, लेटेंट हीट का कंसेप्ट हम करते हैं, उससे पहले आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जाता हूं। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। उन्होंने बोला कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट बता दीजिए। देखिए देखिए, अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया ध्यान से, तो इसका मतलब आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नया कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। तो इसे ध्यान से देखिए। लेटेंट हीट का मतलब क्या, छुपी हुई हीट, मतलब हिडन हीट। मैं कह सकता हूं इसको हिडन हीट, जो हीट छुपी हुई है, ये हमारी क्या है, हिडन हुई हीट है। अब कैसे हिडन है, देखिए इसे ध्यान से समझिए। सपोज करो मैंने बेसिकली क्या किया, एक कंटेनर में पानी ले लिया, ठीक है, ये पानी था भाई, इसका टेम्परेचर मैंने नोट करा, तो ये टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस। सपोज करो यहां पर मैंने एक रखा बर्नर, क्या रखा, बर्नर, ठीक है, स्टैंड पे लगा दिया ऐसे। अब इसमें मैंने एक थर्मामीटर लगाया, यहां पर क्या लगाया, थर्मोमीटर, मान लीजिए ऐसे थर्मोमीटर से मैंने चेक कर लिया। अब जब हम हीट देते जा रहे हैं तो इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जी मैं बहुत खुश था भाई, चलो टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस आने के बाद टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। अब मुझे टेंशन होने लगी कि टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा, ठीक है ना। तो जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के बाद नहीं आ रहा, तो वो तो जो हम हीट दे रहे हैं वो कहाँ यूटिलाइज हो रही है, गैस में कन्वर्ट करने में। तो उसी को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। वो छुप गई, वो किस में यूज होने लगी, गैस को कन्वर्ट करने में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में। तो उससे क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट। अब भाई लेटेंट हीट जो होती है वो दो तरह से होती है, कौन कौन सी, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। तो पूरा बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
दूसरा क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखिए बेसिकली हो क्या रहा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो यही है जो मैंने अभी आपको बताया। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा कि वेपर का मतलब क्या होता है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट, सॉरी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, तो हम वही तो कर रहे हैं। तो अब जो टेम्परेचर हमने हीट दिया वो इसमें जाकर क्या हो गई, हिडन हो गई, मतलब वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक राइज हुआ। हम ये कह सकते हैं, क्या हम ऐसे देखें, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक राइज हुआ, फिर उसके बाद वो उसी में रहा जब तक पूरा कन्वर्ट नहीं हो गया। तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया ना यहाँ पर जाके। तो इसे हम क्या बोलेंगे, छुपी हुई हीट, जो उसके अंदर छुपी हुई थी। आप देखते फेज ट्रांसफॉर्मेशन में यूज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो पूरे गैस में कन्वर्ट हो रहे, तो उनसे हम क्या बोलेंगे, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो हीट जो यूज हुई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन भी सेम है, कुछ नहीं, बस हमने क्या करा यहाँ पर, आइस ले ली बहुत सारी, फिर इसमें रखा और हीट दिया, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक वो बढ़ेगा और उसके बाद नहीं बढ़ेगा, तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा सब कुछ, तो उसे क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं, द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू 1 kg ऑफ गिवन सॉलिड। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, 1 kg ऑफ गिवन सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्यों गिवन लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि पर्टिकुलर सॉलिड टू सॉलिड ये वेरी करता है। ठीक है ना? अब हो सकता है 1 kg ऑफ गिवन सॉलिड को, मतलब जैसे वाटर का सपोज करो, हमें इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू भी होती है कि 100 जूल यूज हुए, 200 जूल, सपोज करो 80 जूल यूज हुए 1 kg ऑफ आइस को कन्वर्ट करने में, 1 kg ऑफ आइस को कन्वर्ट करने में वाटर में, तो वो क्या हुआ, इस पर्टिकुलर वैल्यू हो गई। वैल्यू तो हमें याद नहीं रखनी है, बस आपको याद रखनी है हीट विच इज रिक्वायर्ड, पूरा लिख देता हूं मैं यहाँ, द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of given solid into liquid is known as latent heat of fusion। और सेम हो जाएगा वेपोराइजेशन में, क्या, द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of given liquid into gas, वो हमारा क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगा। कि जैसे 1 kg ऑफ वाटर के लिए 80 हो गया, अब सिल्वर के लिए अलग हो गया, गोल्ड के लिए अलग हो गया, तो सबकी वेरी होती है, इसलिए यहाँ गिवन लिखना जरूरी है, क्योंकि ये यूनिवर्सल नहीं है, सॉलिड टू सॉलिड, लिक्विड टू लिक्विड चेंज होती रहती है। ठीक है ना? तो क्लियर हो गया चीज, यही था हमारा कंसेप्ट था लेटेंट हीट ऑफ। आपने बोला लेटेंट हीट का कंसेप्ट करा दीजिए, देख लीजिए। ठीक है, आप ये चैप्टर यहीं पर पूरा कंप्लीट हो गया है। मैटर इन सराउंडिंग्स 2 लेक्चर आए हैं, दोनों लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिए। कहीं प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स पे टाइप करिए, बाकी कोई दिक्कत है तो हमें बोलिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ये रहा मेरा। ठीक है ना? हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा जो लॉकडाउन की वजह से स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।